क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया था कि डीएनए आरएनए किस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, उनके नेचर को समझा हमने देखा कि डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए किस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में हमको देखने मिलता है, ये भी देखा हमने। आरएनए वर्ल्ड के ऊपर हमने एक छोटा मूवी भी देखा हमने, और आरएनए वर्ल्ड जो है उसका मतलब क्या होता है ये भी हमने देखा। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं बेटा, आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन करूंगा, उसके आप मुझे आंसर बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपके लिए, आपको बताना है हु प्रपोज दी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर? किसने प्रपोज किया इसको? हु प्रपोज्ड इट, बताइएगा मुझे। एंड हु एक्सपेरिमेंटली, किसने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया? हु एक्सपेरिमेंटली प्रूवन दिस। ठीक है, आपको साइंटिस्ट के नाम बताने हैं, आपको बताना है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किसने प्रस्तुत किया था, किसने प्रपोज किया था, और किसने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। क्लियर? आपके सामने क्वेश्चन ये है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था बेटा, और किसने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हु फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट क्रोमोसोम रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। के जैसे डीएनए की बात की हमने, वैसे ही हमने कहा कि सेमी कंजर्वेटिव क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कि किसने पहली बार बताया कि क्रोमोसोम भी सेमी कंजर्वेटिवली जो है वो रेप्लिकेट होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं, है ना बेटा। क्रोमेटिन्स के कंडेंसेशन बनते हैं क्रोमोसोम। क्लियर? तो आपको बताना है, तो आपके सामने आपको मुझे तीनों क्वेश्चन के आंसर चाहिए, समझ गए बेटा? एक का आंसर करके जिम्मेदारी पूरा नहीं समझना, तीनों का आंसर चाहिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना क्लास के पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछता है, पतली कॉपी में उसको नोट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट मिनट रिवीजन में काम आएंगे। ठीक है, तो किसने पहली बार सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को बताया, प्रपोज किया, किसने पहली बार एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, और किसने इसे क्रोमोसोम पर प्रूव किया, ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो मैंने इसे आपसे कहा था कि इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सब्र के साथ आगे बढ़ना है। एंड बहुत तेज तेज स्पीड में हम यदि कोर्स का चैप्टर पूरा कर दूं तो आपको बता दूं, मैं क्रैश कोर्स में मैं यही सेम चैप्टर जो है वो एक लेक्चर में पूरा कर देता हूं। एक लेक्चर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्रैश कोर्स में पूरा हो जाता है। ठीक है, मतलब मेरे पास दोनों तरीके हैं, बहुत फास्ट जाने का तरीका भी है और स्लो चलने का तरीका भी। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि चलना जरूरी है, स्लो है या फास्ट इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कारण यह है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आना चाहिए हमको। तो इस कहानी में अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो है डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। ठीक है, मतलब डीएनए के डबल स्टैंडर्ड होने का फायदा मिला हमें। यहाँ पे हमको एक बात समझ में यहां पर आ गई है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है ताकि वो अपने ही समान डीएनए को वो रेप्लिकेट कर सके, बना सके वो। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में बात किया था कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट जब करता है तो वो अपने दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर लेता है, और दोनों स्ट्रैंड जब अलग अलग होते हैं तो वो सांचे के समान, टेम्पलेट के समान व्यवहार करते हैं, और उसके ऊपर नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। इन ईच एंड एवरी न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, हर एक नए डीएनए मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा? उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक नया बना स्ट्रैंड होता है ना। मतलब जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, जो पहले से प्रेजेंट जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, और वो सांचे के समान काम करता है, टेम्पलेट के समान काम करता है, और उसके ऊपर नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, और ये सब कुछ किसके आधार पर होता है? रूल ऑफ बेस पेयरिंग के आधार पर होता है कि एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आएगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन आएगा, थाइमिन के सामने एडेनिन आएगा। याद है? ठीक है, चलिए
फिर मैंने आपसे कहा था कि हमने देखा था कि जब हमने जो है डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को समझने की कोशिश की, तो हमने आपसे कहा था हाँ, हमने बायोन डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल किया और हमने कहा जिस डीएनए के अंदर N14 नाइट्रोजन 40, जिस डीएनए के अंदर जो है नाइट्रोजन 14 नॉर्मल नाइट्रोजन के दो प्रेजेंट थे दोनों स्ट्रैंड में, वो लाइट डीएनए था। जिस डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में N15 प्रेजेंट थी वो हैवी डीएनए था, और जिस डीएनए की एक स्ट्रैंड में N14 था एक में N15 था वो इंटरमीडिएट डीएनए था। ठीक है ना, याद है आपको के? तो हमने पिछली क्लास में जो है ये इस प्रकार समझा हमने कि कैसे डेंसिटी के आधार पर हमने हैवी डीएनए, लाइट डीएनए और इंटरमीडिएट डीएनए को हमने अलग अलग पहचाना। ठीक है, और हमने कहा कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को हम सिद्ध इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमको एक हैवी डीएनए को जब हम नॉर्मल मीडियम में रेप्लिकेट करते हैं तो अगली जनरेशन में हमको जो दो डीएनए मिलते हैं दोनों इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब उसकी एक स्ट्रैंड N15 का होता है और एक N14 का उनके अंदर होता है। ठीक है, तो देखिए ये पैरेंटल डीएनए डबल हेलिक्स है और ये टेम्पलेट, दिस इज बिहेविंग लाइक ए टेम्पलेट, कि ये टेम्पलेट के समान काम कर रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक टेम्पलेट और इसके ऊपर न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बन रहा है, मतलब एक पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल हमेशा प्रेजेंट रहेगा डीएनए में और एक नया एक मॉलिक्यूल एक स्ट्रैंड जो है वो नया बनेगा। क्लियर? ठीक है, देखिए अब ये एनसीईआरटी का इमेज है जो एग्जाम में बेटा क्वेश्चन बनकर पूछा था। और याद रखिए कि एग्जामिनर जब भी आपको क्वेश्चन देगा इस पर आपको, तो आपको वो ये टेस्ट ट्यूब वाला इमेज देगा। कौन सा इमेज देगा आपको? टेस्ट ट्यूब वाला इमेज देगा। ऊपर वाला इमेज देने पर आप समझ जाओगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या देख रहे हो आप देख रहे हो N15 डीएनए, दोनों स्ट्रैंड में N15 है। इसमें 20 मिनट में एस्चेरिचिया कोलाई हर 20 मिनट में डिवाइड करता है। 20 मिनट में डिवाइड किया, एक जनरेशन उसका हो गया। हमने क्या किया, उसके डीएनए को हमने निकाल के देखा, हमें उसमें एक स्ट्रैंड में N14 दिखाई पड़ा, एक में N15 दिखाई पड़ा हमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हाइब्रिड डीएनए हो गया, इंटरमीडिएट डीएनए हो गया। ठीक है, फिर हमने अगली पीढ़ी इसको रेप्लिकेट किया, तो अब की जो हाइब्रिड डीएनए था वो पेरेंटल डीएनए के समान बिहेव करेगा। तो इसमें क्या हो गया, एक स्ट्रैंड एक डीएनए ऐसा बनेगा जिसकी दोनों स्ट्रैंड में N14 होगा। भाई इसकी दोनों स्ट्रैंड में N14 क्यों है? क्योंकि देखो ये वाला स्ट्रैंड जो अलग होगा, जब ये सांचे के समान काम करेगा तो इसके पास तो N14 था, जब ये सांचे के समान काम करेगा ये वाला N15 वाला, तो ये हाइब्रिड डीएनए को बनाएगा, है ना बेटा? क्योंकि हर बार जब भी एक जनरेशन से आप अगली जनरेशन में जाएंगे तो पहले वाला डीएनए पेरेंटल डीएनए के समान बिहेव करेगा। तो आपको क्या रिजल्ट मिला, एक लाइट और एक हाइब्रिड डीएनए मिला यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा आईएमपी है, स्पेशली एम्स 2020 के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे बेटा, उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते चलो। देखता हूं आपने से कितनों ने सही किए हैं ना, चेक कर लीजिएगा आपके आंसर। हालांकि आप आंसर दे चुके हैं, अधिकांश ने सही किया क्वेश्चन। देखिए सुनना ध्यान से बैठ के, इफ ए हैवी डीएनए, मतलब हैवी डीएनए मैंने कहा, मान लिया हमने कहा कि ये हैवी डीएनए दोनों स्ट्रैंड में N15 है। ठीक है, रेप्लिकेट इन ए नॉर्मल मीडियम, इसको हमने नॉर्मल मीडियम में रेप्लिकेट कराया जहां पर N14 है, N14 वाले मीडियम में इसको हमने रेप्लिकेट कराया। ठीक है, क्लियर? अप टू 2 जनरेशन, कितनी जनरेशन बेटा? 2 जनरेशन तक इसको रेप्लिकेट कराया हमने। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, 2 जनरेशन तक इसको रेप्लिकेट कराते हैं। पहला जनरेशन क्या हुआ, जो पेरेंटल डीएनए दोनों के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए बेटा। इसके ऊपर नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड बना, नॉर्मल N14 वाला बना, ये N14 वाला नॉर्मल बन गया, एक जनरेशन। फिर अगली जनरेशन की बात की हमने, अगली जनरेशन में क्या होगा, जो फर्स्ट जनरेशन के डीएनए थे उनके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे। तो देखो एक स्ट्रैंड क्या अलग हो गया, एक स्ट्रैंड जो है ये इसका ब्लू वाला अलग हो गया। ठीक है, एक इसका रेड वाला ये अलग हो गया, फिर इसका ये ब्लू वाला अलग हुआ, इसका ये रेड वाला अलग हुआ, और नया डीएनए जो रेड वाला क्या है N14 शो कर रहे हैं हम, N14 वाला नया बना। ठीक है, तो क्या देख रहे हो आप देख रहे हो सेकंड 2 जनरेशन के बाद में आपको 4 डीएनए मिल रहे हैं। 4 डीएनए में से आपको 2 मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं आपको कैसे, हाइब्रिड डीएनए मिल रहे हैं आपको, इंटरमीडिएट डीएनए मिल रहे हैं, और 2 मिल रहे हैं आपको क्या, 2 मिल रहे हैं आपको जो है वो लाइट डीएनए मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा उसने से, एक हैवी डीएनए को हमने जो है वो N14 वाले मीडियम में रेप्लिकेट किया, तो अप टू 2 जनरेशन तक, 2 पीढ़ी तक, व्हाट परसेंटेज ऑफ डीएनए वी गेट इंटरमीडिएट। तो बताओ 4 में से 2 मिल रहे हैं आपको, 4 में से 2 डीएनए आपको कैसे मिल रहे हैं, वो इंटरमीडिएट मिल रहे हैं। आंसर क्या हो गया इसका, आंसर इसका हो गया 50%। कोई दिक्कत नहीं होता है ना, क्लियर? ठीक है,
देखो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट इसका मिस करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट किया हमने यहां पे, हमने आपसे कहा इफ एन इंटरमीडिएट डीएनए, अब जैसे इंटरमीडिएट डीएनए बोला इसका मतलब आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए कि एक स्ट्रैंड है N15 का इसके पास में और एक स्ट्रैंड इसके पास में है N14 का, तभी तो इंटरमीडिएट डीएनए बोलेंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरमीडिएट डीएनए ना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। इज अलाउड टू रेप्लिकेट इन अ नॉर्मल मीडियम फॉर 3 जनरेशन, 3 जनरेशन तक नॉर्मल मीडियम में इसको, नॉर्मल मीडियम मतलब N14 वाला मीडियम की बात कर रहे हैं, N14 मीडियम में इसको हमने 3 पीढ़ी तक इसको हमने रेप्लिकेट किया। अब 3 पीढ़ी में क्या होगा, ध्यान से ठंडे दिमाग से समझते चलते हैं हम कि पहली जनरेशन दोनों डीएनए स्ट्रैंड अलग अलग रहेंगे, ये ब्लू वाला अलग हो गया जो N15 है, ये ब्लू वाला अलग हो गया बेटा, ठीक है, और रेड वाला याद रखिएगा ये N14 है, N14 अलग हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल मीडियम में नया डीएनए जो बनेगा वो N14 वाला ही बनेगा, तो एक जनरेशन में ये बन गया फर्स्ट जनरेशन हो गया ये जनरेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। फिर जनरेशन नंबर 2 आए, अब जो पेरेंटल डीएनए थे उसके स्ट्रैंड अलग अलग होंगे, तो देखो बेटा इस डीएनए का, पहले वाले डीएनए का ब्लू स्ट्रैंड अलग हो गया, फिर उसका रेड स्ट्रैंड भी अलग हो गया, दूसरे डीएनए के दोनों रेड स्ट्रैंड अलग अलग हो गए बेटा, हो गए, ठीक है। अब इस पर नया डीएनए, नॉर्मल डीएनए क्या था, N14 वाला डीएनए था, रेड से शो किया उसको हमने, नॉर्मल डीएनए बना स्ट्रैंड, ये सेकंड जनरेशन हो गया, 4 डीएनए बने, है ना, 4 में से एक इंटरमीडिएट है और 3 हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, लाइट डीएनए दिखाई पड़ रहा है। अब थर्ड जनरेशन में हमने आए, हम थर्ड जनरेशन में फिर से जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड अपने आप को अलग अलग करेंगे, तो हमने कहा देखो ये अलग हो गया, एक ब्लू ये अलग हो गया इसका, फिर इस वाले का ये रेड अलग हो गया, अगले वाले का एक रेड अलग हो गया, दूसरा भी रेड स्ट्रैंड अलग हो गया, तीसरे वाले का भी रेड स्ट्रैंड दोनों अलग अलग हो गए, चौथे वाले के भी रेड स्ट्रैंड दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। अब नॉर्मल मीडियम में N14 वाला डीएनए बनेगा जिसको हमने रेड से शो किया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 डीएनए बने के, ये थर्ड जनरेशन हो गया, ठीक है। अब देखो ये आपको दिमाग में एकदम होना चाहिए, फटाफट हमने बनाया था, हम समझ गए बात को। चलो हमने कहा कि एक इंटरमीडिएट डीएनए को यदि हम नॉर्मल मीडियम में 3 जनरेशन तक उसको हम जो है वो रेप्लिकेट करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ डीएनए विल रिजेंबल विद द पेरेंटल डीएनए। अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन में उसने बोला कि कितना परसेंट डीएनए पेरेंटल डीएनए के समान होगा, तो 3 जनरेशन बाद पूछ रहा, मतलब यहां पर पेरेंटल डीएनए किसका रेफरेंस लिया उसने, इसका रेफरेंस आपको बताना है कि कितना है इंटरमीडिएट डीएनए के। थोड़ा घुमाया क्वेश्चन, उसने आपसे कहा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ डीएनए विल रिजेंबल विद द पेरेंटल डीएनए। एक्चुअली अब आप ये मत बोलना कि इसका पेरेंटल तो ऊपर वाला हो गया, एक्चुअली में क्वेश्चन यहां शुरू किया उसने एक डीएनए देके 3 पीढ़ी बाद पूछा उसको, तो अब पेरेंटल यहां पे क्या हो गया, फर्स्ट वाला डीएनए की बात से कंपेयर कर रहा है वो, तो पूछा उसने आपसे कि कितना परसेंट डीएनए जो है पेरेंटल डीएनए के समान आपको दिखाई पड़ेगा, तो आपने कहा कि भाई 8 डीएनए मिले हमें, 8 में से एक हमको इंटरमीडिएट मिल रहा है और पेरेंट भी इंटरमीडिएट था, मतलब 1/8 हो गया, 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, कितना आ गया ये आएगा 12.5%, आंसर आ गया। क्लियर है ना, ठीक है बेटा, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखो यहां पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता है यहां पे, अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में रखना आपको कि देखो हैवी डीएनए, इंटरमीडिएट डीएनए और लाइट डीएनए, 3 ऑप्शन थे। लाइट डीएनए की दोनों स्ट्रैंड N14 वाली होंगी, हैवी डीएनए की दोनों स्ट्रैंड N15 वाली होंगी, और इंटरमीडिएट डीएनए में एक स्ट्रैंड N15 की होगी और एक N14 की होगी, ठीक है। चलिए ये अब यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ यहां पे, इफ डीएनए इज हैविंग रेडियोएक्टिविटी इन बोथ स्ट्रैंड, यदि एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में, यदि एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में, यदि एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में रेडियोएक्टिविटी है, ठीक है, एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में मैंने कहा आपसे कहा कि इसमें आपको रेडियोएक्टिविटी देखने मिल रही है आपको, ठीक है। चलो ठीक से बना लेते हैं इसको हम, ठीक है। हमने रेडियोएक्टिविटी को शो करने के लिए क्या किया, हमने ऐसा स्टार लगा दिया इसके ऊपर, फिर रेडियोएक्टिविटी तो अलग से हम आप मेजर कर सकते हैं, यहां पर हम हैवी और लाइट डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे बात कर रहे हैं हम रेडियोएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इज अलाउड टू रेप्लिकेट इन अ नॉन रेडियोएक्टिव मीडियम फॉर 2 जनरेशन, व्हाट परसेंटेज ऑफ डीएनए विल शो रेडियोएक्टिविटी। अब 2 जनरेशन तक इसको हमने रेप्लिकेट किया, चलो देखते हैं। जनरेशन 1 दोनों डीएनए स्ट्रैंड ये अलग अलग हुए, ये दोनों के ऊपर रेडियोएक्टिविटी प्रेजेंट है, ठीक है।
नॉर्मल डीएनए नॉन रेडियोएक्टिव मीडियम है, तो नॉर्मल डीएनए बना यहाँ पे, नॉर्मल डीएनए हमने बना दिया। हमने ब्लैक से क्यों शो किया बेटा, हमने स्टार लगा दिया रेडियोएक्टिविटी के लिए, चमक, रेडिएशन छोड़ रहा है वो हिस्सा, ठीक है। दो डीएनए, एक जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन हो गया ये। सेकंड जनरेशन में हमारे यहाँ पे, सेकंड जनरेशन की हमने बात की यहाँ पे, तो ये डीएनए जो है वो अलग अलग हुए ये, ठीक है। तो पहले वाले डीएनए का ये रेडियोएक्टिव स्ट्रैंड अलग हुआ, फिर नॉर्मल स्ट्रैंड अलग हुआ, ठीक है। दूसरे वाले डीएनए का नॉर्मल स्ट्रैंड अलग हुआ और रेडियोएक्टिव स्ट्रैंड उसका अलग हो गया, है ना। दोनों डीएनए में एक एक रेडियोएक्टिव स्ट्रैंड है। अब नया डीएनए बने, जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो नॉन रेडियोएक्टिव बनेगा, ठीक है। अब बताओ, ये सेकंड जनरेशन हो गया। क्या पूछा उसने, कितने परसेंट डीएनए में आपको रेडियोएक्टिविटी देखने मिलेगी, तो आप क्या देख रहे हो, 4 में से 2 डीएनए ऐसे हैं जिनके पास ऐसा स्ट्रैंड है जिसमें कि हमने स्टार लगाया हुआ है, जिसमें कि रेडियोएक्टिविटी को हमने शो किया हुआ है। तो मतलब आउट ऑफ 4 2 स्ट्रैंड हैविंग रेडियोएक्टिविटी। तो आंसर आ गया इसका 50%। आंसर क्या आ गया इसका, 50% आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ना। फिर अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ यहां पे, इफ ए डबल स्ट्रैंड डीएनए इज हैविंग रेडियोएक्टिविटी इन वन स्ट्रैंड, मतलब ये है कि ये है डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। इसकी एक स्ट्रैंड में रेडियोएक्टिविटी इंसर्टेड है इसमें। क्लियर, क्या पूछा उसने, इज अलाउड टू रेप्लिकेट इन ए नॉन रेडियोएक्टिव मीडियम फॉर 3 जनरेशन। इसको 3 पीढ़ी तक आपको नॉन रेडियोएक्टिव मीडियम में ग्रो कराना है। चलो करते हैं ग्रो इसको हम। फर्स्ट पीढ़ी की बात करते हैं, पहली जनरेशन देखते हैं हम। ये रेडियोएक्टिव स्ट्रैंड हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। सेकंड जनरेशन आते चलिए हम, ठीक है। हमने कहा इसके चारों स्ट्रैंड, ये दोनों डीएनए के चारों स्ट्रैंड अलग हो गए। एक स्ट्रैंड पे क्या है, एक स्ट्रैंड पर रेडियोएक्टिविटी प्रेजेंट है, ठीक है। नया स्ट्रैंड बनेगा वो नॉन रेडियोएक्टिव स्ट्रैंड बनेगा इस पे, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन में हम आते हैं, यहां पे क्या हुआ, ये स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, ठीक है। एक स्ट्रैंड पर क्या है, रेडियोएक्टिविटी प्रेजेंट है, बाकी पर नहीं है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रैंड बने, पहले वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, वो हमने क्वेश्चन किया था उसी के समान है। अब यहां पे क्या आ रहा है, 8, अरे थर्ड जनरेशन में 8 डीएनए बने, 8 में से एक डीएनए ऐसा है, 8 में से एक डीएनए ऐसा है जिसके पास में रेडियोएक्टिविटी प्रेजेंट है, बाकी 7 के पास में नहीं है, ठीक है। तो अब क्या पूछा क्वेश्चन, पूछा आपसे, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ डीएनए विल नॉट हैविंग रेडियोएक्टिविटी, तब कितने परसेंट डीएनए में रेडियोएक्टिविटी नहीं होगी। मतलब तो सिंपल तरीका यह है कि 8 में से एक में कि 1/8 इज हैविंग रेडियो एक्टिविटी। कितना, तो रेडियोएक्टिविटी कितने में है, 12.5% जो डीएनए है वो रेडियोएक्टिविटी को शो कर रहा है, और टोटल डीएनए में से आपने 12.5 को आपने माइनस कर लिया, परसेंटेज में निकाला। उल्टा भी तो निकाल सकते हैं आप, 7/8 निकाल के निकालें या ऐसे निकाले, बात सेम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक स्ट्रैंड में रेडियोएक्टिविटी है, बाकी जो है वो बाकी 7 में नहीं है, तो हमने कहा 8 में से एक में रेडियोएक्टिविटी है, तो 12.5% डीएनए इज हैविंग रेडियोएक्टिविटी। इसका मतलब ये 100 माइनस 12.5 मतलब 87.5% डीएनए में रेडियोएक्टिविटी नहीं होगी। क्लियर, ठीक है बेटा। 8 में से एक में है और 7 में नहीं है, तो हमने कहा कि 1/8 मतलब 12.5% डीएनए में रेडियोएक्टिविटी है, तो उसका मतलब ये 100 माइनस 12.5 87.5% डीएनए में रेडियोएक्टिविटी नहीं है। क्लियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया था हमने, इफ इन ए डबल स्ट्रैंड डीएनए परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज 21% एंड इफ दिस सेगमेंट हैज टोटल 300 न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये है कि डबल स्ट्रैंड डीएनए में एडेनिन का परसेंटेज है 21%, ठीक है। अब 300 कुल न्यूक्लियोटाइड है, तो आप लगा लीजिए कि यदि 100 में से 21 है तो 300 में से कितना हो गया, ये 21 इंटू 3 कितना आ गया, ये आ गया अपना 63 एडेनिन आ गया। जब 63 एडेनिन आएगा तो थाइमिन भी कितना आएगा, एडेनिन थाइमिन के बराबर होता है हमेशा, तो वो भी 63 आएगा। दोनों मिला के कितना हो गया, 126 हो गया, दोनों मिला के 126 हो गए। एडेनिन और थाइमिन का जोड़ा 126 जो है वो न्यूक्लियोटाइड को टोटल काउंट करता है, मतलब 63 पेयर बन गए इसके, ठीक है। अब कुल कितने थे, कुल थे 300 माइनस 126 कितने हो गए, एडेनिन और थाइमिन को मिलाकर क्या बोला हमने, 126 हो गए। कितना बचा कितना, 4, ठीक है।
है ना, और फिर कितना बचा, ये बचा अपना 3 नहीं 7, कितना हो जाएगा 7 7, गलत के 7, और ये हो जाएगा बेटा 1 के 174, ठीक है। 174 में होगा ग्वानिन प्लस साइटोसिन, तो इसका मतलब ग्वानिन कितना होगा पूछा उसने, 174/2 कर लीजिए, आपने आधा किया, इसको कितना आ गया 8 and 7 87 आएगा, है ना, है ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन में, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है यार, ये चारगाफ के रूल का क्वेश्चन है। देखो भाई, एडनिन 21% है, मतलब 100 में से 21 एडनिन है, 300 में से 21 इंटू 3 कर दिया आपने, 63 एडनिन आ गया। जब 63 एडनिन आया तो थाइमिन भी कितना हो गया, 63 हो गया, दोनों बराबर होते हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए में, तो कितना हो गया 63 प्लस 63 126 हो गया। टोटल 300 न्यूक्लियोटाइड थे, आपने 126 को घटा दिया तो कितना बचा 174 बचा, जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट होंगे इक्वल अमाउंट में, आपने उसको हाफ कर दिया, आंसर आपका आ गया 87। क्लियर, चलिए, तो ये तो बात किया हमने किस बारे में, ये तो हमने बात किया कि क्या क्वेश्चन है। देखो ऐसे ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, हर बार आएंगे जरूरी नहीं है, लेकिन जो आपने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा है ना, यदि आप उसके बाद ये क्वेश्चन लगा लेंगे तो कॉन्सेप्ट कभी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। और एग्जाम, ये जितने क्वेश्चन मैंने करवाए ऑलरेडी एग्जाम के अंदर ये पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अभी कि चलिए, ये बात तो हमको समझ में आ गई है कि डीएनए अपने आप को सेमी कंजर्वेटिव मेथड से जो है वो रेप्लिकेट करता है, मतलब डबल स्ट्रैंड डीएनए में दोनों स्ट्रैंड का सिग्निफिकेंस ये है कि दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होकर सांचे के समान व्यवहार करते हैं और उसके ऊपर नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है वो कैसे बनता है, जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है वो कैसे बनता है, कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, कैसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड को किस प्रकार से जो है पॉलीमराइज किया जाता है और नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है। तो अब यहां पर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स मशीनरी की, बात करेंगे हम कि पूरा मैकेनिज्म समझेंगे इसका हम पूरा मैकेनिज्म कि कैसे एंजाइम ये काम करते हैं, किस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेट होता है, हम उसको पूरे मेथड को समझेंगे, हम एनिमेशन को देखेंगे, बहुत कुछ करेंगे हम के। लेकिन पहले हम जानकारी तो ले लें कि मशीन क्या है ये। फर्स्ट यू शुड नो अबाउट दी मशीनरी की मशीनरी काम कैसे करती है, मशीनरी में है क्या क्या कंपोनेंट। तो अभी हम बात करेंगे मशीनरी के कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है। मतलब जो सबसे अद्भुत मैकेनिज्म है प्रकृति के अंदर, आपको पता है जो एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया है वो हर 20 मिनट में अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, हर 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है, और उस 20 मिनट में से 18 मिनट वो केवल डीएनए को रेप्लिकेट करने में खर्च करता है। 18 मिनट जो है वो 18 मिनट्स ही इट स्पेंड ऑन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मैमेलियन सेल्स के अंदर यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा सेल साइकिल, मैमेलियन सेल्स में सेल साइकिल का सबसे बड़ा जो फेज है वो एस फेज है, जीवन फेज नहीं है। जीवन फेज प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा फेज होता है। तो डीएनए कंटेंट जो होता है वो इट टेक्स टाइम टू रेप्लिकेट। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है कि वंस द सेल डबल्स इट्स डीएनए कंटेंट इट मस्ट डिवाइड। एक बार सेल ने अपने डीएनए कंटेंट को डबल कर लिया है तो उसको डिवाइड होना ही पड़ेगा। तो डीएनए रेप्लिकेट करता है तब तो डिवाइड हो पाता है, अगली पीढ़ी को मिल पाता है, अगली जनरेशन को मिल पाता है। क्लियर? तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें। तो बिल्कुल अभी पहले हम बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मशीनरी को अच्छे से समझेंगे, फिर मैं इस पूरी की पूरी एनसीईआरटी की कहानी को जो है थोड़ा सा विस्तारित करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में, और मैं फिर आपको एनसीईआरटी से बाहर ले जाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और देखो बार बार एनसीईआरटी से बाहर निकलना पड़ेगा इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी, वहां पे कई सारी चीजें छिपी हुई हैं, उसको समझना पड़ेगा हमें। इसलिए बार बार एक ही गाना कि एनसीईआरटी 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 के सारा इधर को चले गए, लेफ्ट को राइट कर, मैं कहां गया हूं मुझे मालूम है कि आपको बस फॉलो करना है, मेरे साथ साथ आपको चलना है कि बाद में फिर वो नहीं होना चाहिए। एक बड़ा लास्ट ईयर जो है वो 2018 में एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो वो सिंपल सी बात है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, थोड़ा और पड़ जाता तो मेरिट में और ऊपर रैंक लेकर आता, ठीक है। तो इसलिए अरे मतलब थोड़ा मेहनत से बचने का काम नहीं कीजिए, मतलब मेहनत कीजिए, एनर्जी जो आप पुट करते हैं ना उसका रिजल्ट मिलता है बेटा, ठीक है। चलो तो अभी आते हैं अपने सिस्टम पे वापस के। तो अभी हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी अकॉर्डिंग द मशीनरी एंड द एंजाइम्स के, कि कौन सी मशीनरी काम करती है, कौन से एंजाइम काम करते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में पूरे एंजाइम का जिक्र नहीं किया गया है, विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन यदि आप एमसीक्यू बुक के क्वेश्चन देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि एग्जामिनर ने
एक बड़ी रेंज को कवर किया है। जहां जहां एग्जामिनर का माइंड सोच सकता है ना बेटा, वो शत्रु के समान है, वो उठ के हमको वहां तक सोचना होगा, ताकि शत्रु कभी कभी हमको कोई क्वेश्चन फेंक के वार करे हम पर, तो हम क्वेश्चन पे उड़ाने क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व कर दे, फोड़ दे क्वेश्चन को हम के। याद रखिए, ऐसा बैट्समैन बनिए कि कोई बाउंसर भी डालता है, कोई आपको जो है वो किसी भी तरह की यॉर्कर डालता है, उस पर भी सिक्स मार सके, ऐसे बैट्समैन बनना है हमको के। हर क्वेश्चन पे सिक्स मारेंगे ना, पूरा 4 नंबर लेके आएंगे हम के, एम्स के अंदर पूरा 1 नंबर लेके आएंगे, फोड़ के आएंगे पेपर को। चलो, इन लिविंग सेल्स सच एज एस्चीरिया कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर ए सेट ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम। याद रखिए, मतलब पहला पॉइंट तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं है कि आप ये बोलते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, क्योंकि देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था, एज मतलब एंजाइम का सरनेम, पॉलीमर बनाने का काम कर रहा है, तो हमने क्या बोल दिया, हमने कहा पॉलीमरेज, ठीक है, एज लगा दिया के। डीएनए पॉलीमर बनाने का काम कर रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज के। तो अकेला डीएनए पॉलीमरेज पूरा काम नहीं कर पाता है, इट नीड सपोर्ट, उसे एक सपोर्ट की जरूरत होती है। यानी डीएनए पॉलीमरेज को कई सारे देयर इज ए कैस्केड ऑफ एंजाइम सिस्टम के, कई सारे एंजाइम सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं। इंटरेस्टिंग बात, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि डीएनए पॉलीमरेज जो है, ऐसा समझ लीजिए आपके कि डीएनए पॉलीमरेज एक अंधा एंजाइम है, ब्लाइंड। आप बोलोगे ये कहां से आ गया, आंखें कहां से होती है एंजाइम की, समझने के लिए बताना, ओके। मतलब उसको ये भी नहीं पता है कि मुझे कहां से काम शुरू करना है, किधर तक काम करना है, किस दिशा में काम करना, मतलब उसको तो जो है वो जहां छोड़ दो कि वहां काम शुरू कर देगा। तो उसको क्या चाहिए, उसको एक गाइड की, स्टेपिंग स्टोन की जरूरत पड़ती है। देयर इज ए मॉलिक्यूल, उसे हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। क्या बोलते हैं, आरएनए प्राइमर कहते हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन बतलाता है कि भाई तुम्हें यहां से यहां काम करना है बॉस, ठीक है, क्लियर। तो मतलब वो चाहिए। फिर डीएनए पॉलीमरेज बोलता है हम काम तो कर देंगे, पर डीएनए हमको खोल कर दो, आप हमें खोल कर दो, टेम्पलेट बना कर दो, हम इसे उलझे हुए डीएनए में कैसे काम करेंगे। तो हेलिकेज बोलता है चिंता मत करो, मेरा नाम ही हेलिकेज, मैं इस हेलिक्स को ठीक करता हूं, झटके इसके स्ट्रैंड को काटता हूं, अलग अलग करता हूं। टोपो आइसोमरेज कहता है कि हेलिकेज बॉस, तुमने डीएनए के स्ट्रैंड काट तो दिए, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ तो दिए तुमने, लेकिन ये डीएनए देखा उलझ रहा है आपस में, क्वाइल, सुपर क्वाइल हो रहा है डीएनए। कभी रस्सी खोली आपने, रस्सी को आपने एक रस्सी लेना, रस्सी के दोनों, रस्सी में क्या होता है कि धागा ऐसे गुथा होता है, आप खींचेंगे देखेंगे आगे जाके वो उलझ जाएगा, खींचेगा आगे जाके वो गांठ बन जाएगी, उसमें सुपर क्वाइलिंग हो जाएगी। तो टोपो आइसोमरेज बोलता है हम वो सुपर क्वाइल काट देंगे, ठीक कर देंगे उसको, चिंता मत करो, के। तो लाइगेज बोलता है तुम लोग डीएनए काटो, और डीएनए काटने के बाद जोड़ेगा कौन, वो जोड़ने का काम मेरा, डीएनए लाइगेज का। और भी सिस्टम है, प्राइमेज है, बहुत सारे जैसे, मतलब यह है कि डीएनए रेप्लिकेशन एक जबरदस्त कहानी है जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, अब मेन एंजाइम क्या है। अब मेन तो हीरो, देखो ऐसा होता ना, हिंदी फिल्म बनती है, फिल्म में क्या होता है, फिल्म में हीरो होता है, ठीक है, लेकिन आप सोचिए ना, केवल हीरो हो फिल्म के अंदर केवल हीरो हो, आसपास कोई दूसरा हो ही ना, ठीक है, समझ गए ना, ना तो हीरोइन हो फिल्म के अंदर, ना विलेन हो फिल्म के अंदर, ना कोई हीरो का दोस्त, तो कुछ नहीं हो, केवल हीरो। तो ऐसी फिल्म निश्चित तौर पे फ्लॉप होनी है। अरे कौन झेलेगा 3 घंटे का आदमी को, अकेले आदमी को, है ना। ऐसी कुछ फिल्में बनाई बॉलीवुड में, लेकिन जिसको जो लोगों ने पसंद नहीं किया। असल में हीरो होता है तो वहां पे और सारे दूसरे कैरेक्टर भी होते हैं, वैसे मैंने आपसे कहा, लेकिन हीरो के नाम पे फिल्म चलती है। तो यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म में या उसके मशीनरी के अंदर जो हीरो है वो कौन है, वो हीरो है डीएनए पॉलीमरेज। कौन है, डीएनए पॉलीमरेज के। मतलब जो यदि आप मशीनरी की बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की, तो उसका जो शाहरुख खान है, उसका जो सलमान खान है, वो कौन है, वो है डीएनए पॉलीमरेज के। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि दी मेन एंजाइम, जो मुख्य एंजाइम है जिसको हम मशीनरी में सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो है डीएनए पॉलीमरेज के। अब डीएनए पॉलीमरेज को क्या बोला, हमने कहा भाई देखो ऐसा है डीएनए पॉलीमरेज, तुम काम क्या करते हो। उसने बोला देखो हमारा काम करने का तरीका ये, हम डीएनए स्ट्रैंड को पहचान कर उसके ऊपर काम करते हैं ना, डीएनए स्ट्रैंड पर ही काम करते हैं, हमको तुम कहीं भी छोड़ दो के काम नहीं करेंगे हम। मतलब हमको डीएनए चाहिए पहले, और सांचा, मतलब हमको काम करने के लिए डीएनए का सांचा चाहिए हमको, वी नीड अ टेम्पलेट टू वर्क ऑन देम, ठीक है। तो मतलब डीएनए
पर डिपेंडेंट होता है डीएनए पॉलीमरेज। जब तक डीएनए का टेम्पलेट नहीं मिलेगा डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। मतलब डीएनए के टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए पॉलीमरेज को, इसलिए इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। याद रखना, छोटी छोटी बातें एसर्शन रीजन में पूछी जाती है, ठीक है। सिंस इट यूजेज ए डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ द डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के। तो सिंपल सी बात है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करने के लिए इसको एक डीएनए टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम मेन एंजाइम को क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। चूंकि डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर ही काम करता है, दैट्स व्हाई इट इज डीएनए डिपेंडेंट, और चूंकि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करता है इसलिए पॉलीमरेज होता है, और चूंकि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करता है, डीएनए को बनाता है, तो डीएनए पॉलीमरेज हो गया, ठीक है। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. These enzymes are highly efficient enzyme। ये बड़े efficient enzyme के, ये इतने efficient enzyme होते हैं कि जैसे जैसे आगे काम करते हैं ना, तो इनका जो त्रुटि दर जो होती है, समझते हैं त्रुटि दर क्या होता है, एरर रेट। आपने देखते हो, आपको मार्केट में बुक मिलती है, एमसीक्यू बुक, बड़ी अच्छी एमसीक्यू बुक है, एररलेस, ठीक है, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर एररलेस। क्या आपको क्लियर कर दूं, मेरा किसी पब्लिकेशन से कोई संबंध नहीं है, कोई वास्ता नहीं है के, ठीक। मैं सिंपल सा बात कहता हूं कि देयर आर सम बुक्स व्हिच हैव गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस के, जो एग्जाम में पूछे गए, जैसे कि दिनेश का बुक अच्छा है, प्रदीप का बुक अच्छा है, ठीक है, ट्रूमेंस अच्छा है, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर अच्छा है, सिंगेस का बुक अच्छा है, जीआरबी का बुक अच्छा है, ठीक है। ये बुक्स में क्या है, एक पुराने एग्जाम के कलेक्शन, एग्जाम के सारे क्वेश्चन रखे एक साथ के, तो बड़ी अच्छी बुक है। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिन्होंने अपने खुद से ही क्वेश्चन बना के डाल दिए, तो वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है, जब भी आप सोचिए, खुद सोचिए आप कि इफ यू आर एन एग्जामिनर, तो आप पेपर कैसे बनाओगे, आप पुराने पेपर्स को देखकर रेफरेंस में पेपर बनाओगे आप, ठीक है। आप समुद्र के किनारे बैठकर जो है, समुद्र की लहरें चल रही हैं, एक हवा चल रही है, समुद्री जो है वो नमकीन हवा चल रही है, के बादल आसमान पे घिरे हुए हैं, के और आप सुंदर नज़ारा देख रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं क्वेश्चन की क्या बना दूं उसके लिए। ऐसे पेपर नहीं बनता है, ठीक है। सरकारी काम होता है पेपर बनाना, तो वो सरकारी सिस्टम से ही बनता है। पुराने पेपर के डेटाबेस से निकालते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। सिस्टम को समझिए, समझ गए ना, और उसी के अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए, है ना। चलिए, तो अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि ये जो एंजाइम होते हैं वो हाईली इफिशिएंट एंजाइम्स होते हैं ये डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि कारण ये है कि इनका जो एरर रेट होता है वो काफी कम होता है इनका के। मतलब ये है कि यदि इन्होंने एरर कर दिया तो समझ लो खेल हो गया, फिर तो मतलब म्यूटेशन हो गया, फिर मतलब ये यदि एरर कर देते हैं। और आपको तो मैं इतने इंटेलिजेंट, ये एंजाइम सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि वो डीएनए के टेम्पलेट को पढ़ते हुए जो है वो बिल्कुल गलती किए बगैर नए डीएनए स्ट्रैंड को आता है। और मान लो कभी गलती हो भी गई है, देयर इज एंजाइम चेक करता है, वो चेक करके गलती को ठीक करता है, तुरंत रिपेंट के, एंड एडिटिंग भी करते हैं लिखने के बाद। जैसे हमारे यहाँ पेपर जो बनता है बायोमेंटर्स में, आपका जो टेस्ट लेते हैं हम लोग, जो आपको डेली प्रैक्टिस शीट मिलता है, ठीक है, तो हमारे जो टाइपिस्ट थे, हमारी कंटेंट डेवलपमेंट टीम टाइप करती है क्वेश्चंस को, के निकालते हैं अलग अलग जैसे क्वेश्चन, फिर वो मेरे पास आता है। अब मैं क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मेरी टीम में एक मेंबर और वो भी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको, उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसमें कोई ऑप्शन में गलती तो नहीं है, आंसर तो ठीक है, वो चेक करने के बाद उसको आगे जाने देते, ताकि कोई गलती यदि टाइपिंग में हो गया हो, कुछ टाइपो एरर हो गया तो उसको पकड़ सके उसको। क्लियर। तो होता यह है कि वो वैसे ही सिस्टम यहां पर है कि डीएनए को रेप्लिकेट करने में कोई गलती यदि हो गई तो उस गलती को पकड़ कर ठीक कर दिया है। वो काम भी डीएनए पॉलीमरेज ही कर लेता है। सोचिए, आपके डीएनए पॉलीमरेज होता है वो, मतलब वो उसका आगे बढ़ा लिखता गया और अरे गलती हो गया, बैक आएगा, गलती को ठीक करके फिर आगे बढ़ जाएगा के, मतलब एडिटिंग का काम भी कर लेता है। These enzymes are highly efficient enzymes। जितने भी एंजाइम जो है डीएनए के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है, they all are very highly efficient enzyme as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotide in a very short time। अब आप सोचिए ना कि एक सेल को डिवाइड करना है,
उसको डीएनए डुप्लीकेट करना है, तो वो जो डीएनए है वो उसका अमाउंट तो सेल के की वॉल्यूम की तुलना में, सेल की जो लंबाई की तुलना में डीएनए का तो लेंथ भी काफी अधिक है। तो पूरा सिस्टम इतना एफिशिएंट होता है कि वो एकदम हायर रेट में जो है डीएनए को रेप्लिकेट करता है, ताकि कम समय में मैक्सिमम डीएनए रेप्लिकेट हो सके, ऑलमोस्ट पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो सके। ठीक है, जैसे कि देखिए एस्चेरिया कोलाई हैज ओनली 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। तो याद रखिएगा ये जो नंबर है ना, ये नंबर बड़े इंपॉर्टेंट नंबर है मिनट के, 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। ठीक है, एस्चेरिया कोलाई के अंदर होते हैं, जबकि ह्यूमंस के अंदर जो है डिप्लॉयड डीएनए, हमारा जो डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट वो कितना होता है, वो होता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, तो ह्यूमंस का भी काउंट भूलना नहीं है, ये डिप्लॉयड कंटेंट है बेटा, क्लियर है ना। तो याद रखिएगा, तो जो एस्चेरिया कोलाई के पास जो अब सोचिए ई कोलाई एक सिंगल सेल है बैक्टीरिया करके, तो हम कहते हैं एक सिंगल सेल बैक्टीरिया, तो हमने क्या कहा एस्चेरिया कोलाई में जो है वो 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं, जबकि ह्यूमंस में एक सेल के अंदर 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। अब सोचिए जो एस्चेरिया कोलाई होता है, जब वो अपने आप रेप्लिकेशन पूरा करता है तो इट टुक 18 मिनट, 18 मिनट में करता है, और 20 मिनट में इसको डिवाइड करना है, और उसमें से 18 मिनट डीएनए को रेप्लिकेट करता है। क्लियर। यदि मैं आपसे बोलूं कि आपको लेबोरेटरी में, सुनिए भाई बात के, आपको इतना लंबा डीएनए में दे दूं आपको ये, और बोलूं आपको कि कुछ नहीं करना आपको, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा काम किया कि मैंने ब्लॉक्स बना दिए इसके जो लंबे डीएनए, और कहा आपसे कि ये जो ब्लॉक को मैच करते हुए ब्लॉक लगा दो आप, यानी इतने लंबे डीएनए को जो लेंथ है इसका 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर, इतना मैं लंबा आपको जो है एक लेगो ब्लॉक जैसा बना के दे दूं, और बोलूं आपको केवल आपको मैच करना है, एडेनिन के सामने थाइमिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, उतना मैच कर दो आप। बिलीव मी, यू विल टेक मोर देन ए वीक, आपको एक वीक से अधिक का वक्त लग जाएगा जोड़ने में, इतना सा है ये, ऐसा नहीं है मजाक कि आप सोच रहे कि जो है वो, तो सोचो कि आप उन ब्लॉक को जोड़ने में, आपको केवल मैच करने में, ये तो पूरा का पूरा डीएनए को खोलना, जो बनाना, उसमें पैक करना, एंड एवरीथिंग इज विद इन 18 मिनट हो रहा है यहां पे। फास्ट काम करता है, मतलब इसका मतलब ये हो गया एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकंड। आप बताओ मेरे को, आप 2000 ब्लॉक एक सेकंड में जोड़ सकते हैं क्या? मैं कुछ नहीं, मैं कहता हूं एक सेकंड में आप एक ब्लॉक को जोड़ेंगे, मैक्सिमम हायर स्पीड पे, पूरी इफिशिएंसी से काम किया, पूरी शिद्दत से काम किया आपने, तो आप एक सेकंड में एक ब्लॉक जोड़। लेकिन आप अगला ब्लॉक उठा के अगले को लगाएंगे तो फिर अगला 2 सेकंड लग जाएगा। मतलब ये कि आप कुछ भी कर लें, आप एक मिनट में आप 20 से 30 ब्लॉक से ऊपर नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, हाँ, तुम 40 जोड़ लोगे मुझे मालूम है, हाँ ठीक है, ठीक। तो लेकिन तब भी आप देखो 2000 और 40 में कितना बड़ा फर्क है यार, है कि नहीं बताओ, है ना। तो और वे तो इसका मतलब ये कि जो, अब देखो बेटा यहां पे कई बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा निकल के सामने आया जो दिमाग में रखना है हमको के। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पर जितने क्वेश्चन बनेंगे यहां से एनसीईआरटी से फैच करते हैं क्वेश्चन के, और उसके बाद हम बाहर निकलेंगे यहां पे। तो अभी पहले बेसिक्स पर बात करते हैं। मैंने कहा आपसे कि एस्चेरिया कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं, ह्यूमंस के डीएनए में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। ये नंबर नहीं भूलना है, ठीक है। एस्चेरिया कोलाई हर 20 मिनट में डिवाइड करता है, ये भी नहीं भूलना है। उसमें से 18 मिनट जो है वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करने में लगाता है। तो एस्चेरिया कोलाई के अंदर जो रेट ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है, जो पॉलीमराइजेशन का जो रेट होता है वो होता है 2000 बेस पेयर पर सेकंड, 2000 बेस पेयर पर सेकंड होता है, ठीक है। नॉट ओनली डू दीज पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट, बट दे ऑल्सो हैव टू बी कैटलाइज द रिएक्शन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। के केवल फास्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए। गलत ब्लॉक लगा दिया तो मतलब रुकना पड़ेगा, आपको टाइम घर बर्बाद जाएगा। मतलब ये हाई रेट ऑफ एक्यूरेसी पे काम करते हैं। यदि कोई मिस्टेक यहां पर हो जाता है तो क्या होगा, वो होगा म्यूटेशन, दैट इज ए जेनेटिक फॉल्ट। के म्यूटेशन हुआ मतलब अनुवांशिक फॉल्ट हो गया, कोई कैरेक्टर बदल जाएगा यहां पे, और उससे कई बार म्यूटेशन से कई बार डेथ भी हो सकती है। तो ये तो बड़ा खतरनाक चुका है। तो हम बोलते हैं सडन जेनेटिक चेंज इन द जेनेटिक मेकअप, अनुवांशिक ढांचे में आने वाला अकस्मात परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप में होने वाला परिवर्तन। तो कोई परिवर्तन यदि आ गया गलती से, रेप्लिकेशन के दौरान आ गया, तो ये म्यूटेशन हो गया, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अब दूसरी पते की बात यह कि
20 मिनट के में एस्ट्रल लाइफ अपने आप को डिवाइड कर रहा है, 18 मिनट डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा है के मतलब ये कि उसके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो क्या कर रहा है, वो डीएनए को रेप्लिकेट करने में खर्च कर रहा है। मतलब उसके सेल के अंदर सबसे जो है वो अधिक एनर्जी कंज्यूमिंग जो प्रोसेस होती है वो होती है डीएनए को रेप्लिकेट करने की प्रोसेस। तो हमने क्या कहा आपसे कि इट इज ए एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस के यहां पर जो एंजाइम सिस्टम काम करते हैं वो जो है बड़े पैमाने पर एनर्जी को जो है वो कंज्यूम करते हैं यहां पे। ठीक है, क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि इसकी एनर्जी की डिमांड इतने अधिक है, मतलब इट इज ए वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस के इट नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी के। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये एनर्जी कैसे दें हम के, मतलब एनर्जी देने के लिए हमको मालूम है कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या होता है, एटीपी होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं उनको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। क्लियर, जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। अब यहां पर जो है वो यदि हम एटीपी को लेके आते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिए, एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो क्या है, वो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। उसमें क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है वो जिसके अंदर एडेनिन प्रेजेंट है, जिसके अंदर राइबोस शुगर प्रेजेंट है, जिसके अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो एएमपी हो गया। फॉस्फेट 3 है इसलिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। वो देखा है हमने बायोमोलिक्यूल्स में, हमने एटीपी का स्ट्रक्चर देखा हुआ है बेटा, है ना, अच्छे से मालूम हमको। तो एटीपी इज नथिंग, इट्स अ न्यूक्लियोटाइड हैविंग 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट विथ हाई एनर्जी बॉन्ड, है ना बेटा, और वही हाई एनर्जी बॉन्ड को तोड़कर एनर्जी निकलती है ना। अब यहां पर चूंकि अब क्या किया गया, प्रकृति ने कहा कि देखो भैया एटीपी को यदि लेकर आएंगे तो एक अननेसेसरी एक मॉलिक्यूल को अंदर बुलाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा प्रोसेस का। इससे बढ़िया काम तो यह है कि चूंकि डीएनए को बनाने के लिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की रिक्वायरमेंट है, चूंकि डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की रिक्वायरमेंट है, क्यों ना उन न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही हम एक्स्ट्रा फॉस्फेट जोड़ दें, क्यों ना उन न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही हम एक्स्ट्रा फॉस्फेट जोड़ दें। इसका मतलब यह है कि जो हमने आपसे कहा कि जो एडिनाइलिक एसिड है, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड है, ठीक है, डीऑक्सी ग्वानालिक एसिड है, उसमें क्या है, उसमें एडेनिन है भाई, डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड में एक एडेनिन है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है और एक फॉस्फेट है। आप कुछ मत करो, इसमें 2 फॉस्फेट एक्स्ट्रा और जोड़ दो आप विथ हाई एनर्जी बॉन्ड, तो ये भी एटीपी के समान व्यवहार करेगा, ये भी एटीपी के समान बिहेवियर करेगा। तो दो पर्पस सॉल्व होंगे, एक तो हमको न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए मिल जाएगा और न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के पहले हम दोनों फॉस्फेट को अलग निकाल देंगे, मतलब दोनों फॉस्फेट के हम बॉन्ड को तोड़ देंगे तो हाँ एनर्जी मिल जाएगी हमको। तो मतलब यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए के रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं वे सब जो है वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म होते हैं। उनको हम उनके दोनों एक्स्ट्रा फॉस्फेट हटा देंगे तो एनर्जी बॉन्ड तोड़ेंगे, एनर्जी निकलेगा वहां से और उस एनर्जी का यूज कर लेंगे और न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, जोड़ देंगे उसको डीएनए में, है ना। देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के बेटा, ये जो बता रहा हूं आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है ये एक बार एग्जाम में आएगा कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूल पर्पस के, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है उसमें उसके ड्यूल पर्पस होते हैं। नंबर 1, इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, के ये एक सबस्ट्रेट के समान काम करता है। सबस्ट्रेट क्या मतलब जो इसका पॉलीमर तैयार कर रहे हैं वो मोनोमर है एक तरह का, ये यूनिट है, इसको जोड़ के हम पॉलीमर को तैयार करेंगे। एंड दे आल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, क्योंकि ये जब ये आया तो ये आया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में आया, हमने 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट इसके हटा दिए, उससे हमको एनर्जी मिल गया, ठीक है। The 2 terminal phosphate in deoxynucleoside triphosphate are high energy phosphate, same as in case of ATP के वेरी वेरी IMP के। इसका मतलब ये हुआ बेटा, जब भी कभी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जो मोनोमर आएगा वहां पे, वो सिंपल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में नहीं आएगा, वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आएगा। उसके पास 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट होंगे जो हाई एनर्जी वाले फॉस्फेट होंगे, हाई एनर्जी बॉन्ड से बने होंगे और उसका पहला काम तो करेंगे कि हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए हम वो टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ देंगे, एनर्जी मिलेगा, उस एनर्जी का हम यूज कर लेंगे, साथ में जो है वो उसके फॉस्फेट बॉन्ड को हटाने के बाद हमें न्यूक्लियोटाइड सिंपल मिल जाएगा, जोड़ देंगे उसको, आप यूज कर लेंगे पॉलीमर में, है ना, ठीक है।
इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेनी एडिशनल एंजाइम आर रिक्वायर्ड, कई सारे एडिशनल एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैंने कहा हेलिकेज रिक्वायर होता है, टोपो आइसोमरेज रिक्वायर होता है। टोपो आइसोमरेज के दो फॉर्म होते हैं, टोपो आइसोमरेज फर्स्ट एंड टोपो आइसोमरेज सेकंड। टोपो आइसोमरेज सेकंड को हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं। इसके अलावा प्राइमेज की रिक्वायरमेंट होती है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा डीएनए लाइगेज की रिक्वायरमेंट होती है ना। डीएनए पॉलीमरेज भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर के, ह्यूमंस में मल्टीपल टाइप के होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि और भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विथ ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। द लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, सिंस द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब देखो सिंपल सी बात है, क्या होता है जब भी कभी डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है ना, तो आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि डीएनए को, डबल स्ट्रैंड डीएनए को यदि रेप्लिकेट करना है तो दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो, है ना। वो टेम्पलेट के समान काम करेंगी, सांचे के समान काम करेंगी और उसके ऊपर नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। ऐसे ही बताया था मैंने के। अब सिंपल सी बात है, आप बोलोगे कि सर ये तो आपने हमको क्वेश्चन करवाया तब भी आपने डीएनए स्ट्रैंड अलग अलग कर दी थी, तो वो मैंने क्वेश्चन के लिए बेटा ऐसा किया था। लेकिन रियल वर्ल्ड में, वास्तविकता में जब डीएनए रेप्लिकेट करता है ना, तो डीएनए का टेम्पलेट तो बनता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूरा डीएनए एक साथ नहीं खोल सकते आप। पूरा डीएनए एक साथ खोलने में आपको एक तो बड़े अधिक पैमाने पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, और साथ में जो पूरा डीएनए खोलने के बाद में उस डीएनए को जो है वो, चूंकि आपका सेल के अंदर जो ओवरऑल जो स्पेस है वो मोर स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, वो उतना स्पेस आपके पास है नहीं है। और पूरा डीएनए खोलने में क्या होगा फिर कि आपका जो काम है, जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। सिंपल सी बात, आप ऐसे समझिए कि ये दो पॉइंट है, कि ये दो पॉइंट है, ठीक है। इन दो पॉइंट के बीच मैंने कहा आपसे कि ये डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, यहां पे हम डीएनए को यदि हमको रेप्लिकेट करना है तो हम पूरा डीएनए जो है एक साथ नहीं खोलेंगे। हम क्या करेंगे, हम डीएनए को हम एक एंड से, हम डीएनए को जो है वो एक एंड से खोलते हुए धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, और एक एंड से डीएनए खुलता जाएगा और उसके साथ ही रेप्लिकेशन चलता जाएगा यहाँ पे। और ऐसा हम मल्टीपल प्लेस पे करेंगे, ऐसा हम कई सारी जगह पे करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जो है मान लीजिए मुंबई से पुणे, बॉम्बे से लेके पुणे तक आपको 200 किलोमीटर की दूरी आपको रोड बनाना है, ठीक है। अब सड़क बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि बॉम्बे से रोड बनाते हुए पुणे तक पहुंच जाओ, बॉम्बे से रोड बनाना शुरू करो, आगे बढ़ते जाओ, रोड बन रहा है, पहुंच जाएंगे एक दिन पुणे। तरीका नंबर 2 है कि बॉम्बे से पुणे के बीच में कम से कम 15-20 ऐसी जगह सेलेक्ट करो जहां पे सब लोग एक साथ काम करें। तो एक मतलब रोड अलग अलग पैच में रोड बनेगा, और पैच को जोड़ देंगे बाद में आप, तो पूरा रोड एक साथ बन जाएगा। टाइम कम लगेगा, क्योंकि मल्टीपल टीम, कई सारी टीम अलग अलग जगह पे काम कर रही है। हर एक को बोला गया भाई देखो 200 किलोमीटर की दूरी, हर एक आदमी 20 किलोमीटर की सड़क बनाएगा, तो ये 20 वाला जब सड़क बना के वहां तक पहुंचेगा तब तक वहां की सड़क भी बन चुकी होगी, तो सब जुड़ जाएगा। तो ऐसे ही डीएनए में जब कभी भी रेप्लिकेशन होता है ना, तो मल्टीपल रेप्लिकेशन साइट होती है, जिनको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरी साइट बोलते हैं। आगे बात करेंगे कि मल्टीपल साइट होती है उसमें, क्लियर। दूसरा ये है कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो, डीएनए को हम सेपरेट करते हैं, साथ में रेप्लिकेशन की हम शुरुआत भी कर देते हैं। और जब भी कभी डीएनए जो है वो जहां जितना भी हिस्सा डीएनए का हम जो है वो रेप्लिकेट करते आते हैं, तो पूरा डीएनए एक साथ अलग अलग नहीं करते हैं, हम उसके हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। तो क्या होगा, जैसे मैंने आपसे कहा ये एक डीएनए स्ट्रैंड, ये एक लंबा डीएनए स्ट्रैंड है मान लो, मैंने कहा ठीक है, इसको आपने सेपरेट किया आपने, तो आप पूरा सेपरेट नहीं करेंगे इसको आप एक हिस्सा इसका आपने सेपरेट किया, इसका आपने एक हिस्सा सेपरेट कर दिया, आपने इसका एक हिस्सा आपने सेपरेट कर दिया, ठीक है। धीमे धीमे आप आगे बढ़ते जाइए, आगे सेपरेट करते हैं, पीछे का हिस्सा जो है वो रेप्लिकेट होता चला जाएगा, और वो नॉर्मल दो डीएनए में कन्वर्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, आप धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, पीछे काम चल रहा है लगातार, ठीक है। तो एक साथ पूरा डीएनए नहीं खोलना पड़ता हमको, ठीक है। क्या लिखा देखिए, फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सेज द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ के ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट के। तो क्या होता है कि रेप्लिकेशन जो होता है वो डीएनए के हेलिक्स में एक स्मॉल ओपनिंग से शुरू होता है, उसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो वाई शेप का दिखाई पड़ता है ऐसा, ठीक है। ये देखो, ये डीएनए वो जो खुला नहीं है अभी, और ये वो हो गया जो खुल गया है, जिसपे काम चल रहा है, ठीक है। और लगातार आगे बढ़ते हैं, पीछे काम होता चला जाएगा पूरा कंप्लीट। तो मैंने क्या कहा आपसे, किसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, क्लियर बेटा। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सेज द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ के। लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल में दोनों स्ट्रैंड डीएनए की आप जो है वो एक साथ सेपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और प्रोसेस में वक्त भी लगेगा आप, ठीक। तो रेप्लिकेशन को आप
डीएनए हेलिक्स की स्मॉल ओपनिंग से शुरू करते हैं, वो वाई शेप दिखाई पड़ती है, उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, इट इज वाई शेप, ये हमको वाई शेप का दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, हमने कहा ये हीरो है फिल्म का, मेन एंजाइम के, इट कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमर एंजाइम होता है, ये बोलता है भाई देखो ऐसा है, हम डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेंगे, हम न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को तैयार कर देंगे, लेकिन हमारे काम करने की दिशा होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब हम 5 प्राइम से 3 प्राइम काम करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक डीएनए टेम्पलेट है, मेरी बात ध्यान से सुनिए करके, ये एक डीएनए टेम्पलेट है 3 प्राइम और 5 प्राइम। अब ये 3 प्राइम क्या है, 5 प्राइम क्या है, जब मैंने बायोमोलिक्यूल पढ़ाया था अच्छे से बताया वो मिनट के कि 3 प्राइम का मतलब हो गया कि ये जो है न्यूक्लियोटाइड का पर जो आपका पेंटोस शुगर जो प्रेजेंट है उसका जो है वो क्या है, ये 3rd कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। 5 प्राइम का मतलब ये होता है कि ये डीऑक्सीराइबोस शुगर पर 5th कार्बन पर प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप को जो है रिप्रेजेंट करता है के। तो हमने आपसे कहा था कि ये 3 प्राइम और 5 प्राइम के बारे में हमने बात किया था, और हमने कहा था पॉलीमराइजेशन हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। तो अब ये जो टेम्पलेट है ये 3 प्राइम 5, अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो काम करेगा वो बोलेगा देखो मैं डीएनए पॉलीमरेज हूं, मैं ये काम करना शुरू करूं के, तो जब ये काम करेगा तो इसके सामने ये स्ट्रैंड को तैयार करेगा, नया डीएनए स्ट्रैंड तैयार करेगा, ठीक है। और हमको मालूम है डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो 3 के सामने क्या आएगा, ये 5 प्राइम आएगा, 5 के सामने क्या आएगा, 3 प्राइम आएगा। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो किस दिशा में काम कर रहा है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम कर रहा है बेटा, है ना। तो ये डायरेक्शन, अब गलती मत करना, जो डायरेक्शन डीएनए पॉलीमरेज के काम करने की बताई जा रही है ना, वो उसकी अपने नए डीएनए को बनाने की डायरेक्शन है, वो उसको टेम्पलेट के डायरेक्शन से अपोजिट होती है। वो के टेम्पलेट यदि 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो सामने वाला डीएनए क्या बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। तो ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए बनेगा ना, यही डीएनए पॉलीमरेज से काम करने की दिशा होती है। क्लियर, एकदम दिमाग में साफ साफ रखिएगा। मैंने आपको जो है वो स्क्रीन पर बना के दिखाया आपको मिनट के, मैंने क्या कहा बेटा, डीएनए का जो टेम्पलेट है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में दिखाई रहा है आपको, सामने डीएनए पॉलीमरेज आएगा तो वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को तैयार करेगा जिसका डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होगा, और यही डीएनए पॉलीमरेज के काम करने की दिशा है। आप बोलोगे सर यदि उल्टा काम कराया तो क्या फर्क पड़ेगा, अरे उल्टा काम कराया तो उल्टा फर्क पड़ेगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यदि आपने 3 प्राइम से 5 प्राइम काम कराया तो इट शोज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। क्या शो करता है, ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को शो करता है। अब आप पूछोगे सर ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या है, तो पिछला लेक्चर क्यों मिस किया। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब होता है बेटा कि न्यूक्लियस एंजाइम जो है यदि टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड को तोड़ते चले जाते हैं, काटते चले जाते हैं, उसको एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहते हैं उनके। तो डीएनए पॉलीमरेज इज आल्सो हैविंग द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब ये 3 प्राइम से 5 प्राइम काम कराओगे तो डीएनए को कट कर देंगे। अब आप बोलोगे सर जो एंजाइम पॉलीमराइजेशन कर रहा है उसमें ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि बेटा ये एडिटिंग भी करता है, गलती को सुधारता भी है, और गलती को सुधारने के लिए गलती को काटना पड़ेगा फिर रिपेयर करना पड़ेगा। एंजाइम है दोनों दिशाओं में काम करता है, पॉलीमराइजेशन करता भी है, ब्रेक भी कर सकता है उसको। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इस बात को अब इसका मतलब तो ये हो गया कि एंजाइम तो अंधा है, यदि 5 प्राइम से 3 प्राइम काम करेगा तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सही काम करेगा, नया डीएनए बन जाएगा, पॉलीमरेशन हो जाएगा। 3 प्राइम से 5 प्राइम काम करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब सही दिशा कौन बताएगा, सही दिशा बताएगा गुरु, जो उसका टीचर है वो बताएगा, स्टेपिंग स्टोन है, जो गाइड है। आरएनए प्राइमर इस बात को इंश्योर करता है, अब ये आरएनए प्राइमर कौन भाई साहब है हम बात करेंगे बाद में के। आरएनए प्राइमर इस बात को इंश्योर करता है कि डीएनए पॉलीमरेज सही दिशा में काम करे, 5 प्राइम से 3 प्राइम ही काम करे, वो इंश्योर करता है। वो उसका अंधे की लाठी के समान है, स्टेपिंग स्टोन के समान है, गाइड के समान है। कौन, आरएनए प्राइमर, मतलब काम का मॉलिक्यूल मिलने वाला है, आगे बात करेंगे इस पे हम, ठीक है। तो अभी क्या कहा मैंने आपसे कि हमेशा जो है वो एक दिशा में काम करता है। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन। अब प्रॉब्लम तो ये हो गया कि भैया रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो ऐसा है, ठीक है, ये हमने कहा ये रेप्लिकेशन फॉर्क के ये अलग अलग हो गया इसका ये। अब प्रॉब्लम तो यहां पर आ गई है, प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। डीएनए पॉलीमरेज कहता है देखो भैया हमको यहां तो सही दिशा मिल रही है, हमको
ये 5 प्राइम से 3 प्राइम मिल रही है, लेकिन बाहर से यहाँ अंदर आएंगे तो यहाँ पर दिशा गड़बड़ मिल रही है, कैसे काम करें हम? तो यहाँ पर उसको बोलेंगे तुम अब यहाँ पे अंदर से बाहर काम करो तुम, ठीक है। मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशन तो आ गया है, क्योंकि जो दोनों टेम्पलेट, क्योंकि हमको डीएनए जब रेप्लिकेट करना है तो हमें दोनों टेम्पलेट पे काम करना है, दोनों सांचे पे काम करना है हमको। प्रॉब्लम यहां पर ये आ गया है कि एक स्ट्रैंड में डायरेक्शन जो है वो आपका टेम्पलेट की पोलरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम है। यहां पर जो डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा उसको काम करने के लिए 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन मिल रहा है, तो ये तो बेहतर है कि कंटिन्यूस लगातार काम चल गया, सही दिशा मिल गया, लगातार काम चल गया। लेकिन दूसरे वाले में प्रॉब्लम हो गया, दूसरे टेम्पलेट में डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन मिल रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज बोलता भैया मैं तो काटूंगा, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो काटूंगा। तो आरएनए प्राइमर समझाता है बॉस ऐसे काम नहीं बनेगा, थोड़ा अंदर जाओ, अंदर से बाहर आओ, थोड़ा अंदर जाओ, अंदर से बाहर आओ, डायरेक्शन ठीक करके चलो उठ के। अब दिशा गलत है तो थोड़ा सा जो है आपको वक्त लगेगा चीजों को सुधारने में, के तो टुकड़े में डीएनए बनता है यहाँ पे। अब हम पूरी प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे आगे। तो हमने कहा कि यहाँ पर एक स्ट्रैंड में जिसमें डायरेक्शन बिल्कुल सही मिल रहा है, डीएनए लगातार बनता है, एक स्ट्रैंड में डायरेक्शन जो है वो गलत मिल रहा है, वहां पर डीएनए जो है वो टुकड़ों में बनता है। तो हम बोलते हैं एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, एक पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। अब जिसमें डीएनए टुकड़े में बनता है वहां पर डीएनए को जोड़ना भी पड़ेगा, जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज करता है। लाइगेज एंजाइम का काम ही जोड़ना, डीएनए के फ्रेगमेंट, डीएनए लाइगेज डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ता है, ठीक है। तो हमें एक बात ये समझ में यहाँ पे, ठीक है। अब तो क्या बोला मैंने आपसे कहा सिंपल से, मैंने आपसे कहा कि बेटा यदि हम यहां पर देखें इसको, तो मैंने ये कहा आपसे कि ये जो है वो, ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क हो गया ये, ठीक है। ये 3 प्राइम 5 प्राइम, ये 5 प्राइम 3 प्राइम। डीएनए पॉलीमरेज जब यहां से डायरेक्शन देखेगा वो, तो उसको 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन मिल रहा है, उसको अंदर बाहर से अंदर क्यों काम, एंजाइम सिस्टम में डीएनए के अंदर इंटर करेगा हम उठ के। तो क्या हुआ, यहां पर नया डीएनए बना एकदम, ठीक है, सही डायरेक्शन है, डीएनए कंटिन्यूअस डीएनए यहां पे इस स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो गया, ठीक है। अब दूसरी स्ट्रैंड में क्या प्रॉब्लम है, यहां पर डीएनए पॉलीमरेज को बाहर दिशा 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा मिल रही है उसको। अब कैसे काम करेगा, तो अब इसको काम करना पड़ेगा कि डीएनए पॉलीमरेज अंदर से धीरे धीरे आरएनए प्राइमर की हेल्प से वो अंदर से बाहर की ओर काम करेगा। तो एक छोटा हिस्सा इसने काम किया, फिर छोटा हिस्सा इसने काम किया, फिर छोटा हिस्सा इसने काम किया, फिर छोटा हिस्सा इसने काम किया के ऐसे धीमे धीमे डीएनए को अंदर से बाहर की ओर इस डायरेक्शन में बनाएगा उठ के। इसे बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस बोलेंगे इसको हम, क्योंकि जो है यहाँ पे डीएनए एक बार में पूरा नहीं बन रहा है, स्मॉल फ्रेगमेंट में बन रहा है। इन स्मॉल फ्रेगमेंट को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। अभी चिंता मत कीजिए, मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, अभी मैं केवल एनसीईआरटी पर बात कर रहा हूं, इसलिए हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, इनके लिए वर्ड यूज करते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैंड है, इस पर डीएनए धीमे धीमे बन रहा है, ये डिस्कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। आप जिस स्ट्रैंड पर डीएनए कंटिन्यूअस बनता है उसको बोलते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं इसको हम। और जिस पे टुकड़े में बनता है, धीमे धीमे बनता है, उसे हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं उसको हम, ठीक है। आई बात समझ में? मतलब ये है कि एक तो नया ही प्रॉब्लम सामने आ गई, तो कि डीएनए बन रहा है दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट पे, एक पे तेज बन रहा है, एक पे स्लो बन रहा है, ठीक है। एक को बोला कंटिन्यूअस, दूसरे को बोला डिसकंटिन्यूअस हमने, ठीक है। तो अब एक बात हमको समझ में आई, ठीक है। तो पहले बेटा एनसीईआरटी की हर लाइन को अच्छे से समझना, फिर हम अपने कहानी में अंदर इंटर करेंगे। द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ऑन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज अपने आप से जो है वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकते हैं। व्हाट दे नीड आरएनए प्राइमर, दे नीड इंडक्शन के। Also the replication does not initiate randomly at any place of the डीएनए का रेप्लिकेशन कहीं से भी शुरू नहीं होता है, बाकायदा एक जगह को सिलेक्ट करते हैं और उस जगह पर डीएनए में कट लगता है और फिर एंजाइम सिस्टम वहां से एंटर करता है काम करने के लिए, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन पॉइंट को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओरी बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी वो पॉइंट होते हैं जिन पॉइंट को सिलेक्ट किया जाता है डीएनए के रेप्लिकेशन की शुरुआत करने के लिए, ठीक है। It is because the requirement of origin of replication that a piece of DNA is, if needed, to be propagated during the recombinant DNA procedure requires a vector, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में यदि आपको कोई डीएनए को रेप्लिकेट करना है, यदि कोई डीएनए को आपको रेप्लिकेट करना है
लिविंग सेल के बाहर के या वेक्टर के अंदर, क्या हमने आपसे कहा कि आपने एक डीएनए किसी एक डीएनए को आपने लिया, उसको आपको उसकी मल्टीपल कॉपीज आपको तैयार करनी है, तो आपको वहां पर निश्चित तौर पे एक ओरी पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, ओरिजिन पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब यहां पर जो है बात कनेक्ट होती है कहां से, यहां पर बात कनेक्ट होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। ठीक है, यहां पर हम कनेक्ट करते हैं अपनी बात को जेनेटिक इंजीनियरिंग से, आनुवांशिक अभियांत्रिकी से। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, हमने क्या किया, हमने कहा कि ह्यूमन इंसुलिन को बनाने वाले डीएनए को हमने निकाला, लिया, उसको बैक्टीरिया में इंटर करके बैक्टीरिया से बोला कि तुम हमारे लिए इंसुलिन को बनाओ। ठीक है, अब जो ह्यूमन इंसुलिन को वाला जो डीएनए था उसके पास में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट नहीं है। वो कहता भैया हमारे पास सूचना तो है, लेकिन हमारे पास रेप्लिकेट करने के लिए जो पॉइंट चाहिए होता है, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, वो इंडक्शन हमारे पास नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, तब जो है उसको हम एक वेक्टर से सेट करेंगे। और जो वेक्टर होता है, वेक्टर क्या होते हैं, वो होते हैं प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। प्लाज्मिड, जब मोनुरा पढ़ाया तब बताया प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं जिनका इस्तेमाल हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर जो होते हैं ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये जो भी डीएनए आपने वेक्टर में जोड़ दिया है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे इस पर हम। ठीक है, अभी हम नहीं तो चैप्टर से बाहर निकल जाएंगे बेटा अभी। ठीक है, तो अभी यहां तक हम इतना दिमाग में रखते हैं कि मतलब ये है, कुल मिला के पॉइंट ये है कि डीएनए को रेप्लिकेशन करने के लिए हमको कुछ सर्टेन पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। वही यही वो पॉइंट होते हैं जहां से डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी काम करना शुरू करती है। इन्हें हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब यूकैरियोटिक में डीएनए कब रेप्लिकेट करता है अपने आप को, तो यूकैरियोटिक में इंटरफेस की सेल साइकिल के इंटरफेस की एस अवस्था में डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। याद रखिएगा, यहां पर हम बात कर रहे थे बेटा, याद है आपको, सेल साइकिल के इंजन्स की बात करते हैं। यहां पे हम यहां पर बात करते हैं किसकी, हम यहां पर बात करते हैं हम किसकी बेटा, यहां पे हम जो है वो उन चेक पॉइंट्स की बात करते हैं। हमने आपसे कहा था कि देयर आर सम चेक पॉइंट्स G1 से S के बीच में, याद है पुट के, तो यहां पर हम चेक पॉइंट्स की बात करते हैं। और इसके बारे में कहां पढ़ाया मैंने आपको, सेल साइकिल और सेल डिवीजन में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन साइकिल जो है वो हाईली कोऑर्डिनेटेड होती है, और इसके लिए साइक्लिन्स और सीडी के काइनेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि कोई भी गड़बड़ होगी तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो हो गया, लेकिन सेल डिवीजन नहीं हो पाया, तो वहां पर पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन बन जाएगी। और पॉलीप्लॉइडी में क्रोमोसोम के सेट या डीएनए का की संख्या की वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डीएनए का अमाउंट बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे। पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। ऐसा हम कब करते हैं, ऐसा हम करते हैं कोल्चिसिन का इस्तेमाल करके। यदि आपने कोल्चिसिन केमिकल का इस्तेमाल किया है, प्लांट, यदि एक प्लांट सेल डिवाइड कर रही है और कोल्चिसिन का आपने इस्तेमाल किया है, तो कोल्चिसिन मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर को रप्चर कर देगा, तो सेल नॉर्मली डिवाइड नहीं हो पाएगी, तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। तो पॉलीप्लॉइडी के इंडक्शन में हम कोल्चिसिन का यूज करते हैं। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ आपको। पुराना जितना पढ़ाया ना, भूलना नहीं है दोस्त, उसको भूलना नहीं बेटा, उसको गड़बड़ हो जाएगा काम नहीं करके। हमें पूरा एग्जाम में एक साथ ले जाए वो, अरे अभी अपने जो है जो भी पढ़ रहे हैं एकदम दिमाग में रहना चाहिए हमारे। ठीक है, तो फेलियर ऑफ सेल डिवीजन होगा तो क्रोमोसोमल एनोमली हो जाएगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएगा यहाँ पे, के उसे पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे हम। क्लियर? ठीक है, देखिए फिर रेप्लिकेशन फॉर्क कैसा होता है, ये इमेज भी बेटा जो है एनसीईआरटी का ही इमेज है। क्लियर? तो बाहर से अंदर बन रहा है बेटा वो कंट्रो सिंथेसिस है, और अंदर से बाहर बन रहा है वो डिस्कंट्रो सिंथेसिस के। क्लियर? तो भूलना नहीं, टेम्पलेट का डायरेक्शन देखिए दोनों का, और दोनों के नए डीएनए का डायरेक्शन देखिए, भूलना नहीं, दिमाग में रखना है चीज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बियॉन्ड द एनसीईआरटी बात करेंगे, यानी अगला जो लेक्चर होगा वहां पर हम एनसीईआरटी से बाहर निकलकर बात करेंगे। और ये जो दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे आपको, ये एक्चुअल मशीनरी है जो डीएनए के रेप्लिकेशन में काम करती है। इसको समझने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे हेलिकेस काम कर सकता है, कैसे प्राइमर्स काम करता है, प्राइमोसोम क्या होते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, कि कैसे पूरा काम होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले तो हम जो है अगले लेक्चर में एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे, जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है, डिटेल में देखेंगे उसको हम, और उसके बाद हम पूरी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। तो अपकमिंग लेक्चर बियॉन्ड एनसीईआरटी होंगे। एनसीईआरटी का जो है वो भी हो गया है, उसके बाद थोड़ा बाहर निकलेंगे, फिर लुट के एनसीईआरटी पाएंगे, चिंता नहीं करना है। ठीक है ना, है ना? चलिए, तो बेटा मैं इतना ही कहता हूं आपसे कि लगातार पढ़ते रहना है, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट सर क्या याद कर ले सर, अरे रटने से काम नहीं बनेगा बेटा, है ना, आपको समझना पड़ेगा। देखो बुक्स में सब लिखा हुआ है,
मैं कुछ ऐसा नहीं पढ़ा सकता हूं जो आपकी बुक्स में ना लिखा हो, सब कुछ ऐसे ही लिखा हो बुक्स के अंदर, ठीक है। आपको समझना है, ठीक है। मैं यहां पर समझाने के लिए हूं, मैं यहां पर आपको आपके जटिलताओं को, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड करने के लिए यहां पे हूं, ठीक है। और आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आपको चीज़ों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, आपको उस पर एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे। इसलिए प्लीज़ डोंट मिस एनी डीपीपी, डोंट मिस एनी बूस्टर सीट, डोंट मिस एनी जो है वो जो ऑनलाइन टेस्ट को मिस मत कीजिए, प्लीज़ दीजिए उसको, क्योंकि उससे आपको बड़ी संख्या में क्वेश्चन कवर है। अभी तक हम जो है वो तकरीबन मुझे लगता है कि 2000 से ऊपर क्वेश्चन हम लोग जो है वो ऑलरेडी 2000 से ऊपर क्वेश्चन हम जो है वो ऑलरेडी बायोलॉजी में हम लगा चुके हैं, बल्कि ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, 2500 से अधिक क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। बहुत सारे शीट्स आपके, तो आपको पढ़ना है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट को जो है कम लोग पढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, जब आप एप्लीकेशन खोलते हैं या आप वेबसाइट खोलते हैं और उसके बाद आप परफॉर्मेंस एनालिसिस को केवल खोलकर देखते हैं या उसका प्रिंट आउट लेते हैं, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, कि आपने खोला कब था, कितने बजे खोला था, वो भी मालूम है हमको, के खोला कि नहीं खोला किस डेट को, वो भी मालूम है हमको, के किसका प्रिंट आउट लिया, कितने बच्चों ने प्रिंट आउट लिया, ये भी मालूम है हमको, ठीक है। प्लीज यार, हम लोग मेहनत करते हैं, उसको ऐसे लापरवाही मत लीजिए उसको, के मतलब मैं चाहता हूँ रिजल्ट बेटर के, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे टॉप करें एग्जाम में के। मुझे किसी से मतलब नहीं दुनिया में बाकी के लोग क्या करते हैं, मुझे इतना मतलब मालूम है कि बायोमेट्रिक्स के कमांडोज जो है वो हर जगह छाने चाहिए के, एंड एक फिल्म हिट होना चाहिए, समझ गए बेटा के। हमारा मूव जो है वो, हमारा कमांडो जो है वो सबसे ऊपर झंडा फहरा के आना चाहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.